सो डेल्टा Q is equals to डेल्टा U प्लस डेल्टा W, राइट। सो डेल्टा U को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो है वो क्या है, स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है, जबकि ये दोनों क्या है, पाथ डिपेंडेंट, पाथ फंक्शन। ओके, सो ये पाथ पे डिपेंडेंट है, और इसको मतलब स्टेट वेरिएबल को हम और क्या लिख सकते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। ओके, पाथ इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। मतलब इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कोई भी एक सिस्टम ले लेता हूँ जिसका भी पहले का प्रेशर एंड वॉल्यूम है P1 V1, लेट्स से ये वाला, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूँ। तो यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का वॉल्यूम है V1, P1 V1 कुछ ग्राफ है। ओके, इसका इनिशियल स्टेट ये है P1 V1। उसके बाद मैं अगर मान लो कुछ यहाँ पे ले गया, ये जो है वो है P2, ये जो है वो है V2। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सिस्टम को मैं यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। कोई भी पाथ से ले जाओ, कोई भी पाथ से ले जाओ, सभी के लिए डेल्टा Q जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए डेल्टा Q U जो सॉरी डेल्टा U जो आएगा वो क्या आएगा, सेम, सभी के लिए सेम आएगा, चाहे कोई भी पाथ से ले जाओ। ओके, तो या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए चाहे कोई भी पाथ से ले जाए, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W ये कांस्टेंट रहेगा कोई भी पाथ से, फॉर एनी पाथ, फॉर एनी पाथ, चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क ये कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया, कोई डाउट? ओके, हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पाथ, इसको मैं फर्स्ट पाथ बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऐसा गया, इसको मैं सेकंड पाथ बोल रहा हूँ और इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ। ओके, तो हो सकता है कि फर्स्ट पाथ पे ले जाने पे वर्क कुछ ज्यादा हो, सेकंड पाथ से ले जाने पे वर्क कुछ कम हो। ओके, बट ये जो टोटल चीज होगी डेल्टा U डेल्टा Q माइनस डेल्टा W ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं पहले पाथ की बात करूं, वर्क डन की बात करते हैं, पहले के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पहले के लिए वर्क डन कितना होगा। तो एक बात बताओ, पहले मैंने इधर को यहाँ से यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया, क्या कुछ वर्क किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ वर्क किया, हाँ या ना? पहले पाथ में मैंने कुछ इधर से लेके इधर तक कुछ वर्क किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तब तक कुछ वर्क नहीं होगा। यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क किया क्या? हाँ, वॉल्यूम चेंज हो रहा है बट प्रेशर भी कांस्टेंट रह रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क मैंने किया P2 टाइम्स डेल्टा V, या फिर लिख लेते हैं V2 माइनस V1। ये मैंने पहले में वर्क किया। कोई डाउट? पहले प्रोसेस के लिए पाथ 1 के लिए ये वर्क किया। पाथ 2 का वर्क मेरे को इंटीग्रेशन से मिलेगा तो उसको भी छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन अभी नहीं करना है। पाथ 3 का वर्क करते हैं, डेल्टा W फॉर पाथ 3। बताओ कितना होगा? पहले मैंने पाथ 3 में क्या किया था, प्रेशर को उतना ही रखा, वॉल्यूम को बढ़ाया, मतलब वर्क किया मैंने क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कितना प्रेशर पे वॉल्यूम हुआ? P1 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1। ये पाथ यहाँ से यहाँ ले जाने का वर्क हुआ, प्लस इधर से इधर ले जाने में कुछ वर्क नहीं होगा बिकॉज V कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो देखो किस प्रोसेस में मैंने ज्यादा वर्क किया, पहली और 3, मतलब किस प्रोसेस से इनिशियल से लेके फाइनल ले जाने के लिए ज्यादा वर्क हुआ? किस प्रोसेस में ज्यादा वर्क हुआ? पहले पाथ पे ज्यादा वर्क हुआ या थर्ड पाथ पे ज्यादा वर्क होना करना पड़ा? पाथ 1 में ज्यादा वर्क करना पड़ा बोल सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंस किसका है? P2 और P1। P2 ज्यादा है, दिख रहा है ग्राफ पे, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो पाथ 1 पे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, पाथ 3 में वर्क कम करना पड़ेगा, राइट? तो वर्क इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, कोई भी पाथ से ले जाऊं वर्क चेंज हो सकता है, पाथ 2 पे ले जाऊंगा तो कुछ और वर्क करना पड़ेगा। बट जो हीट मैं सप्लाई कर रहा हूं माइनस वर्क डन करूंगा तो वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर मैं डेल्टा Q फॉर पाथ 1 लिखूं,
ओके, और डेल्टा क्यू फॉर पाथ 2 लिखूं, सॉरी 2 नहीं 3 लिखूं, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ डेल्टा डब्ल्यू फॉर पाथ 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू फॉर पाथ 3, ऐसा बोल सकता हूँ, ये सही बात है। हाँ यार, सिमिलरली हीट के बारे में क्या बोल सकता हूँ, कहाँ पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, पाथ 1 के लिए ज्यादा हीट दिया होगा या पाथ 3 के लिए ज्यादा हीट दिया होगा? 3 सोच के बताओ भाई, सोच के बताओ। 1 के लिए 1 के लिए देखो बेटा क्या है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू कांस्टेंट आता है, कोई भी पाथ से ले जाओ फॉर एनी पाथ, ये कांस्टेंट आता है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा क्यू फॉर 1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू फॉर 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू फॉर 2 माइनस डेल्टा डब्ल्यू फॉर 2, हाँ या ना, सॉरी 2 नहीं 3 चल रहा है, सॉरी थर्ड पाथ ले रहे हैं, लिख सकते हैं ऐसा कि भाई डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू तो सेम रहेगा, हाँ तो ऐसा लिख लिया मैंने। Q3 को इस तरफ लेता है तो डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q3 इज इक्वल्स टू डेल्टा W1 माइनस डेल्टा W3। अब तुम इधर देख सकते हो कि भाई डेल्टा W1 इज ग्रेटर देन डेल्टा W3, तो उससे मैं Q और Q3 में भी क्या बोल सकता हूँ, सेम रिलेशन होगा, यस डेल्टा Q1 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q3। समझ में आया, मतलब पहले वाले में हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी और वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, दूसरे वाले में हीट कम देनी पड़ी, वर्क भी कम देना पड़ा। समझ में आ गया? कोई डाउट? दोनों के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा यू दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। अब देखो, ओके गुड गुड वेरी गुड। अब इसी के लिए एक चीज देखते हैं, मैं क्या हटा दूं, इसको हटा देते हैं, चलो इसी चीज के लिए, मतलब इसी प्रोसेस के लिए एक और देख लेते हैं, 2 को हटा के मैं ऐसा काम करता हूँ कि भाई इस पाथ, मतलब इस पॉइंट से इस स्टेट से इस स्टेट में ले जाने के लिए, इस स्टेट से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट ले जाने के लिए मैं कोई ऐसी प्रोसेस सिलेक्ट करता हूँ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कोई ऐसी प्रोसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, विच मींस इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी सेम डेल्टा यू जो रहेगी वो कितना आएगा, 0 डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 0 आएगी। जितनी इंटरनल एनर्जी पहले स्टेट में है उतनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी सेकंड स्टेट में भी रहेगी। अगर मैं इधर से इधर जाने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलूं तो मैं बोल सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी 0 आएगी। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो मैं लिख सकता हूं कि भाई डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा डब्ल्यू, मतलब कि जितनी भी मैं हीट दूंगा वो सारी की सारी हीट कहाँ चली जाएगी, वर्क वो डन सारी की सारी हीट वर्क डन में चली जाएगी। आया समझ में ये? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो ये फर्स्ट लॉ जो है उसमें कुछ कुछ प्रोसेसेस है। ओके, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, वो पॉइंट सिर्फ हम लोग याद रखेंगे। एक तो फॉर्मूला तो पता चल गया कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है बेसिक। ओके, इसमें मैं कुछ कुछ चीजें लिखवा देता हूँ। पहली चीज, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू कैसा है, ये पाथ फंक्शन है। डेल्टा यू जो है वो स्टेट फंक्शन है। सेकंड चीज, इफ सिस्टम हैज एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल, अगर सिस्टम के पास एडियाबैटिक वॉल है इसका मतलब क्या हुआ, हीट एडियाबैटिक वॉल है मतलब हीट को वो रिलीज भी नहीं कर सकता, हीट को वो गेन भी नहीं कर सकता, कोई उसको हीट बाहर से नहीं मिलेगा, डेल्टा तो क्यू इज डेल्टा इक्वल टू 0। हो जाएगा। डेल्टा क्यू 0 हुआ मतलब डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अगर वर्क डन होगा तो वो इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वर्क डन कर रहा है मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम होगा
अगर मान लो इस प्रोसेस में एडियाबैटिक वॉल के लिए अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय सिस्टम, अगर सिस्टम ने कुछ वर्क किया तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर उसने अपना वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है मतलब किसी और पे वर्क किया तो खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी। और अगर किसी ने आके वर्क डन किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, इंक्रीज। तब क्या होगा? तो Increase उससे होगी। उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। ये बेसिक समझ में आ गया कि अगर एडियाबैटिक वॉल से है तो क्या होगा। ओके, दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी प्रोसेस तुम लोगों ने कौन सी पढ़ी हुई है बेटा? प्रोसेस तुमने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर भी। ये तो आइडियाबैटिक हो गई, उसके अलावा कौन सी? आइसोथर्मल देख लेते हैं। तो आइसोथर्मल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यस, आइसोथर्मल अगर मैं डिस्कस करूँ तो उसके अंदर क्या होगा? आइसोथर्मल में है तो डेल्टा यू जीरो। जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो जो वर्क डन होगा वो हीट एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। अगर मतलब वर्क मतलब हीट दे रहा हूं तो उससे वो अगर मान लो हीट सप्लाई की तब क्या होगा बताओ? अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा? बाय द सिस्टम। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाई कर रहा हूं, अगर तो हीट सप्लाई कर रहा हूं मतलब ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, और अगर मान लो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू में हीट सर रिलीज उल्टा हो नहीं रही होना है। चाहिए। क्यों? सर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा कि बाहर से हम वर्क कर रहे हैं। देखो बेटा, वापस इसी पे आ जाते हैं। जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, कंफ्यूजन आए तो इसी पे आ जाओ। यहाँ पे एयर गैस रखा हुआ है, ओके, इसको मैं हीट दे रहा हूँ और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या होगा? इसका वाइब्रेशंस की वजह से भले ही टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका वाइब्रेशन हीट देने से इनिशियली बढ़ेगा, बट वो इससे टकराने के बाद वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? बिकॉज इससे टकराया तो ये ऊपर गया। जैसे ये ऊपर गया उस पार्टिकल को वॉल्यूम ज्यादा मिल गया अपने मोशन के लिए। समझ में आया? तो वाइब्रेशन वापस वो स्लो कर देगा। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात चल रही है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो जो भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ उससे ये पिस्टन है वो ऊपर जा रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या बाय द सिस्टम हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा बाय है। द सिस्टम। अगर इसमें से हीट रिलीज करना चालू कर दे तो ये जो अपना वो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम हो रहा है। ओके सर, क्लियर। आ गया? चलो आगे देखते हैं। उसके अलावा अगर कोई प्रोसेस की बात करते हैं, कौन से प्रोसेस की बात करें? आइसो बारिक की बात करने का मतलब नहीं है, कोरिक बात कर लेते हैं। आइसो कोरिक प्रोसेस। अच्छा, सब लोगों ने ये सुना हुआ है ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई कि जिसने ये सुना ही नहीं है सर ये क्या चल रहा है, कोरिक, आइसोथर्मल, ये वो। सबने केमिस्ट्री में अच्छी तरह से किया होगा इसलिए फटाफट चल रहा है। आइसोकोरिक प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा जीरो। ओके, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा वर्क डन जो होगा वो तो जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जितनी भी हीट मैं दे रहा हूँ वो क्या जा रहा है? जितनी भी हीट दे रहा हूँ उससे क्या हो रहा है? इंटरनल हीट दे रहा हूँ एनर्जी। उससे क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्या इसका कोई एग्जांपल बोल सकता है? एकदम मतलब कॉमन एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल कि भले ही उसमें अजम्पशन लगाना पड़े, बट ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल कहीं देखा हुआ है तुमने जहां मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने दे रहा हूँ? प्रेशर कुकर। वेरी गुड, प्रेशर कुकर। हीट में दे रहा हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। ओके, जिसके वजह से अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, पर वॉल्यूम उतने का उतना रहेगा। जब तक सीटी नहीं बज रही है तब तक प्रेशर कुकर जो हो रहा है वो आइसोकोरिक प्रोसेस में आएगा। सीटी बज गई तब क्या हुआ? सीटी बज गई तब क्या हुआ?
प्रेशर रिलीज हो रहा है। प्रेशर रिलीज हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स थे उसको वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। आ गया समझ में? चलो, तो ये बेसिक प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, जो आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम लगेगा। अब आते हैं, हाँ हटा दूं ना, हटा दो इसको। हाँ सर। सर थर्ड फोर्थ चलो। बाकी है, थर्ड फोर्थ। ओके ओके, लिख लो, वहां का नहीं हटा रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं किसके ऊपर, हीट कैपेसिटी। पहले भी पढ़ा हुआ है हीट कैपेसिटी, राइट? हीट कैपेसिटी अपना पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ओके, हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? हीट कैपेसिटी मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी का बेसिक मतलब क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये हीट कैपेसिटी कहते हैं इसको। कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट देने पड़ रही है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। समझ में आया? हीट कैपेसिटी बेसिक पहले भी पढ़ा था, हाँ या ना? इसको हाँ। हम एस कहते हैं। हाँ उसके सर। बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं? जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हीट गिवन to any object of mass 1 kg to change its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब मास डेल्टा टी, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। आया समझ में? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि हम लोग टोटल हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर ले, जिसको हम स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल सी का ऐसा यूनिट या फिर स्मॉल एस से भी यूज करते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जूल पर केजी केल्विन। ओके, ये भी डिस्कस किया था। दूसरा देखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, फटाफट से। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है? कैपिटल सी रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डेल्टा क्यू पर यूनिट मोल डेल्टा टी, मतलब हीट रिक्वायर्ड for 1 mole of any object to change its temperature by 1 Kelvin। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? ये समझ में आ गए सारों के सारे? ये सारे के सारे समझ में आ गए? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब देखो, हम लोगों ने इससे पहले ये सारी चीज जो पढ़ी थी वो जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए पढ़ी थी, पर अब जो यही चीज पढ़ेंगे किसके लिए? गैसेस के लिए पढ़ेंगे, राइट? तो गैसेस के लिए थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर मैं वाटर की भी बात करूं, पानी की भी बात करूं, तो पानी का कितना होता है? पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है? 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? 4.2 चाहिए। आया समझ में यहाँ तक? ये समझ में आया? बट अब ध्यान से सुनना, ये हीट कैपेसिटी जो है, क्या वो हर एक टेम्परेचर पे सेम रहती है? हीट कैपेसिटी हर एक टेम्परेचर पे सेम रहती है? हाँ, सेम रहती है, पर किसके लिए? सेम फॉर ऑल टेम्परेचर। बट ये जनरली किसके लिए? सॉलिड्स के लिए और कुछ हद तक लिक्विड्स के लिए। ओके, गैस के लिए कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे, पर सेम रह सकती है हर एक टेम्परेचर पे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के लिए। फिर भी हम लोग वाटर का अगर ग्राफ देखें, वाटर का टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट का ग्राफ देखे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ओके, तुम्हारे इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको ध्यान से देखो। ये जो है कितना दिया हुआ है? वो 1.008। ओके, 1.008 यहाँ पे है 1.008। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन कैलोरी पर ग्राम केल्विन। 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन को मैं लिख सकता हूँ 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। पता है सबको ये कि 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल होता है। पता है सबको ये?
ओके सो ये जो है अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ कैलोरी पर केजी ग्राम केल्विन का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, पानी कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो पानी का टेम्परेचर 0 से कहाँ तक रहता है? वाटर अपने 100 लिक्विड स्टेट में कहाँ तक रहेगा? 100 तक रहेगा। तो 0 से 100 के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्पेसिफिक हीट का, तो ये जो है वो आएगा 1.0088 और कहीं यहाँ पे मतलब कि 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री के आसपास ये हो जाता है 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। समझ में आ गया? ओके तो केल्विन और हाँ डिग्री, बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम केल्विन और डिग्री को कैसे? हाँ डिग्री या फिर केल्विन लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तुम केल्विन लिखो या यहाँ Okay. डिग्री लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1 केल्विन, मतलब चेंज एज इन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ 1 केल्विन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके गुड आउट। चलो अब देखो बेटा, जो कैलोरी जो है, कैलोरी एक ऐसा यूनिट, कैलोरी एक यूनिट है हीट का। ओके उसको कैसे डिफाइन किया है? कैलोरी जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो कैलोरी को डिफाइन करते हैं कैसे? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 ग्राम ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम, देखो बेटा यहाँ पे आके 1 हो रहा है कैलोरी, समझ में आ रहा है? मतलब 20 से थोड़ा पहले, 20 से थोड़ा पहले अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट वाटर की देखें तो 1 हो रही है, उससे ऊपर देखेंगे तो बढ़ रही है, उससे कम देखेंगे तो घट रही है। ओके तो एग्जैक्टली 14.5 से 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री, ये बढ़ाने के लिए इतना इस एग्जैक्टली इस टेम्परेचर 14.5 से 15.5 1 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाने के लिए हीट जो रिक्वायर्ड होती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। समझ में आया? 1 कैलोरी समझ में आया? अरे हाँ ना, जल्दी बोलो। ओके तो 1 कैलोरी जो है वो एक्चुअल में क्या है? heat required to increase temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 एक्चुअल में ये है, बट जनरली हम लोग 0 से लेके 100 के लिए भी 1 ले लेते हैं, 1 कैलोरी ले लेते हैं। एक्चुअल में उतना नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 1.008 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे थोड़ा सा और कम होता है। समझ में आ गया ये डिफरेंस? ओके तो बेसिकली हीट के यूनिट के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने ये एक चीज देखी कि पानी या मतलब लिक्विड के लिए हीट कैपेसिटी हर एक टेम्परेचर पे अलग अलग होती है, बट वो जो डिफरेंस होता है बहुत माइन्यूट होता है। देख सकते हो तुम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.008 है, तो जनरली हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। हाँ समझ में? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं गैसेस के लिए। ओके अब जो डिस्कशन करेंगे वो जनरली हम गैसेस के लिए करेंगे। हाँ बोलो। सर 1 कैलोरी के बाद आपने एक स्टेटमेंट बोली ना पानी के लिए, वैसा 1 कैलोरी की डेफिनेशन बोली बेटा कि 1 कैलोरी की डेफिनेशन ये है कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। ओके ओके सर। पानी के लिए 14.5 से 15.5, राइट? चलो यस सर, थैंक यू। आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है अपना हीट कैपेसिटी, किसके लिए? गैसेस के लिए। ओके तो गैसेस के लिए हीट कैपेसिटी जो होगी, आइडियल गैसेस की हम लोग जनरली बात करेंगे किस तरह से डिफाइन होती है। तो मान लो मैं 2 प्रोसेस लेता हूँ, एक प्रोसेस लेता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा मैं लेता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके और इन दोनों प्रोसेस के लिए मेरे को स्पेसिफिक हीट चाहिए। दोनों प्रोसेस के लिए मेरे को क्या चाहिए? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? डेल्टा क्यू डेल्टा टी इंटू मास, ये स्पेसिफिक हीट होता है। हाँ या ना? गुड आउट। ओके नहीं सर। चलो बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है?
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? इंफिनिटी। कितना होगा? स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस से 1 kg मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मैंने ये लिखा है कि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी हीट देते जाओगे, कितनी भी हीट देते जाओगे, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होने दूंगा। तो अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो कितना आएगा? समझ में आ गया ये? यस सर। समझ में आ गया? ओके, तो गैस के लिए स्पेसिफिक हीट बहुत डिफरेंस हो जाता है। लिक्विड के लिए, पानी या सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट गैसेस के लिए अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो वो डिपेंड करेगा प्रोसेस पे। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहा हूं तो चाहे कुछ भी कर लो, हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी इन्फिनिटी। अच्छा, मैं ले रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें बताओ स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? 0। 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि एडियाबैटिक में तो मैं हीट ही नहीं दे पाऊंगा, हीट ही नहीं दे पा रहा हूँ, डेल्टा क्यू 0। मतलब क्या हुआ? क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा? हीट नहीं दे रहा हूं तो टेम्परेचर कहाँ से चेंज होगा? होगा या नहीं होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस है तो स्पेसिफिक हीट तुमने 0 लिखी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब समझाओ मुझे अच्छी तरह से, इसका मतलब बताओ कोई अच्छी तरह से। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट 0 है, इसका मतलब बताओ। अरे बताओ जल्दी। तो एक्सचेंज ही नहीं होती है ना उसमें, क्या चेंज नहीं होती? हीट। हीट एक्सचेंज ही नहीं होती, तो इसका मतलब बताओ तो ना। ये सिस्टम तो 0 है वो सराउंडिंग समझ में आया, पर एक्सप्लेन करो, इस चीज को एक्सप्लेन करो अच्छी तरह से। ठीक ये है। ऑब्वियस बात है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू 0 होगा, और उसकी वजह से मैं लिख तो सकता हूँ कि हीट C 0 कांस्टेंट होगा। होगी ना? हाँ वही हीट तो। कांस्टेंट होगी। हाँ तो सर हम चेंज हीट दे रहे, टेम्परेचर चेंज होगा बट वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है, इसलिए। यस, तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि C 0 है, जैसे मैंने बताया इसमें कि इनफाइनाइट हीट दे दो फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, हमारा टेम्परेचर कभी बढ़ने वाला नहीं है। इसमें क्या C 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि विदाउट एनी हीट आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। समझ में आया? इसका मतलब C 0 है, हीट देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता हूँ। समझ में आया? ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीज समझ में आई? यस। विदाउट चेंजिंग द हीट, विदाउट गिविंग द हीट, आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा ना? प्रैक्टिकली सर ये पॉसिबल होगा कैसे? हो सकता है। कैसे होगा सोचो बताओ। मैंने क्या बताया? आइडियाबैटिक प्रोसेस लिखा। आइडियाबैटिक प्रोसेस लिखा है तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है? अगर हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस है डेल्टा क्यू 0, जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू को उस तरफ ले आओ, या फिर डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ क्या? माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं, ऑन द सिस्टम मानते हैं। अगर किसी ने आके सिस्टम पे वर्क कर लिया तो क्या होगा बताओ? ये डिस्कस किया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। डिक्रीज। अरे यार, वर्क डन ऑन द सिस्टम का ना। मतलब, ऑन वर्क डन ऑन द हाँ सिस्टम इंक्रीज मतलब वर्क इंक्रीज। डन नेगेटिव है। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन नेगेटिव है। वर्क डन नेगेटिव है मतलब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव, ये खुद नेगेटिव है, उसके आगे एक और नेगेटिव है, तो डेल्टा यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब पहले से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब याद करो बेटा, अभी मैंने एक क्या बोलते हैं, टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखवाई थी। टेम्परेचर डेफिनेशन में एक मॉडिफिकेशन किया था। क्या किया था? इट इज क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इंटरनल एनर्जी।
क्वालिटेटिव मेजर ऑफ, पहले मैंने हीट बोला था और उसके बाद बोला था भाई हीट नहीं होता है, क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। तो इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो विदाउट एनी हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं एग्जाम्पल सर इसके बताओ। लिए मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा ना? मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल विदाउट हीट टेम्परेचर बढ़ाने का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है बेटा, छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। बताओ जल्दी से, तुम लोगों ने बहुत यूज किया इस एग्जाम्पल को। विदाउट एनी हीट आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। सर प्रेशर के लिए। यार, अरे यार दिमाग ही नहीं चला रहे हो तुम लोग तो। अरे सर वो ठंडी गैस लगती वाली है क्या बॉडी को हिला करते दिया हैं? तो। ना ना ना, ठंडी लगती है क्या करते हैं? फ्रिक्शन से। ठंडी लगती है ऐसा ऐसा नहीं करते? फ्रिक्शन सर। तो क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा जब मैं कर रहा हूँ तो कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही है, पर मेरे हाथ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। ओके, एक्चुअल में एडियाबैटिक नहीं हुई बिकॉज एटमॉस्फेयर से हीट का ट्रांसफर होता होगा, मेरी जो हीट वही जनरेट तो। हो रही है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो एक्चुअल में एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हुई। बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्क डन हो रहा है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस क्या है? अगर हम लोग बॉयल्स लॉ लगा के एनर्जी बढ़ देखें रही तो है। क्या लगा के? बॉयल्स लॉ, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। वो एग्जांपल अच्छा रहेगा नहीं? हाँ हाँ, वो एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जैक्ट एग्जांपल होगा। ये लेमैन एग्जांपल हो गया कि हाथ घिस रहा है तो हीट नहीं दे रहा है, वर्क कर रहे हैं, वर्क से टेम्परेचर बढ़ सकता है। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए C0 है, विदाउट एनी हीट आई कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। आइसोथर्मल के लिए C इंफिनिटी है, मतलब चाहे कितनी भी हीट दे दो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो मतलब ये हुआ कि प्रोसेस के हिसाब से स्पेसिफिक हीट चेंज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट मीटिंग बेटा ज्वाइन करना है, जो टाइम है वहां तक ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके चलो, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। ब्रेक तुमको मिल जाएगा 12:20 को। ओके चलो, तो अब स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो हम लोगों ने आइसोथर्मल के लिए किया, एडियाबैटिक के लिया, उसके बराबर आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके लिए भी स्पेसिफिक हीट कुछ अलग अलग होगी। आइसोबारिक का मतलब हो जाता है प्रेशर कांस्टेंट। सर म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके बेटा, ये जो आइसोबारिक के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको हम Cp कहते हैं, आइसोकोरिक के लिए जो होती है उसको Cv कहते हैं। हाँ समझ में? और Cp माइनस Cv इसकी वैल्यू R के इक्वल होती है। पता है सबको? नहीं पता? पता है? ओके बहुत बढ़िया। Cp माइनस Cv किसके इक्वल होगी? गैस कांस्टेंट कैपिटल R के इक्वल हो जाती है। कैसे करते हैं देखते हैं। अच्छा, CpCv क्या है बेटा? मोलार स्पेसिफिक हीट है। Cp और Cv क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। राइट, चलो करते हैं, आगे बढ़े। चलो, सो अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ आइसोकोरिक के लिए क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U। सही है? हाँ या ना? ओके, तो आइसोकोरिक के लिए जब मैं Cp लिखना चाहता हूँ तो Cp हो जाएगा, सॉरी Cv लिखना चाहता हूँ, सॉरी Cv जो होगा वो आएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T फॉर कांस्टेंट मोल्स। ओके, और ये वॉल्यूम के लिए रहेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा Q किसके इक्वल होगा? डेल्टा U के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा U बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया? ये सर Cv हो गया। हाँ बोलो। चैट पढ़ रहे हो? नहीं, चैट नहीं पढ़ा मैंने। ओके, मैं कर दूंगा बेटा, चैट अपलोड कर दूंगा। ओके आज, डोंट वरी।
ओके इसके बाद में देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सेम चीज निकाले। हाँ सॉरी आइसोबारिक के लिए सेम चीज निकाले। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलो। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसमें ऑडियो आएगा? हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। सर आपने उससे कंप्यूटर ऑडियो ज्वाइन ही नहीं किया। ऐसा है क्या? हाँ सर अभी देखा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर मोस्टली तो आ जाता है क्योंकि मैं हर बार नहीं करता हूँ ज्वाइन, तो आ जाएगा, डोंट वरी। चलो यहाँ पे देख लो, आइसोबारिक के लिए मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इधर मैं अगर सीपी निकालू तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, क्या आएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल्टा वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया ये? कोई डाउट यहाँ तक? ओके अब एक बात बताओ, ये जो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी है, यहाँ पे मैंने लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा एक बात बताओ, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो है, क्या उसका वॉल्यूम प्रेशर उससे कोई लेना देना है क्या? किस पाथ से ले जाओ उसको कोई लेना देना है ही नहीं। ओके तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी जो रहेगा उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं है, वो सबके लिए सेम है। इसलिए मैं इस चीज को डेल्टा यू बाई डेल्टा टी सिर्फ लिख सकता हूँ। सिमिलरली इधर भी डेल्टा यू बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज डेल्टा यू प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो इधर से भी मैं पी हटा सकता हूँ। ओके सर वापस ज्वाइन करना। हाँ ज्वाइन करना है बेटा वापस। ओके कंप्लीट हो जाए तो वापस ज्वाइन करना है तुरंत। चलो अभी 1 मिनट है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो ये Cp इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी देखो इधर भी देखा है, Cv हो गया, तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस क्या है, V P कांस्टेंट है, P डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ये कहीं पहले भी देखा है। P डेल्टा V बाई डेल्टा टी को मैं क्या कर सकता हूँ, PV इक्वल्स टू nRT से लिख सकता हूँ, कि हम सबको पता है PV इक्वल्स टू RT। यहाँ पे हमको पता है ना PV इक्वल्स टू RT। दोनों तरफ तुमने क्या कर लिया, दोनों तरफ तुमने डिफरेंशिएशन कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। तो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू R कांस्टेंट है डेल्टा T। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ कि P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, R के इक्वल आएगी। तो ये जो वैल्यू है पूरी वो R के इक्वल है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। Cp and Cv इज मोलार स्पेसिफिक हीट, मास स्पेसिफिक हीट नहीं है। हाँ बोलो सर